शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो मैं कहूँगा कि इस देश के कोई भी, चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, चाहे जनजाति का है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे माइनॉरिटी का है, चाहे गरीब जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, हर बच्चे को एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए। अगर शिक्षा मिलती है तो वो उसका, मैं ये कहूँगा कि वो अपना भविष्य खुद तय कर लेगा। यहाँ सबसे बड़ी, मैं आज आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से भारत सरकार से मांग करूँगा कि शिक्षा का औद्योगिकरण जिस तरीके से हुआ है, शिक्षा का जिस तरीके से भारत में औद्योगिकरण हुआ है, उससे एक बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ी परेशानी इस देश के उस तबके को पैदा हो रही है जो किसी तरह अपना परिवार चला रहा है। वो एक महीने का 10,000 रुपया बच्चे की फीस नहीं दे सकता, 2 बच्चों की फीस वो 20,000 25,000 रुपये नहीं दे सकता, वो साल का 12 लाख रुपया बोर्डिंग का नहीं दे सकता। इसके लिए जरूरी यह है कि भारत की सरकार देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे और हर व्यक्ति, हर बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले, सबको एक जैसी शिक्षा मिले, सब लोगों को एक ही जैसे के हॉस्टल में रखने की व्यवस्था हो, कोई भेदभाव ना हो कि अमीर आदमी का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, गरीब आदमी का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, तो उन दोनों बच्चों को हम कंपेयर कभी कर ही नहीं सकते और जो बच्चे दोनों का गैप है वो हमेशा रहेगा। यही सरकार की, मैं यही कहूंगा कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, मैं अगर बाहर के देशों की बात करता हूँ, कई देशों में आपने देखा कि वहां पर स्वास्थ्य जो हेल्थ सर्विसेज हैं टोटल फ्री है, यानी इलाज बिल्कुल फ्री है, अस्पताल बिल्कुल, हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल फ्री है। आप जाइए कई कंट्रीज में देखिए, आप कई कंट्रीज में शिक्षा सबके लिए, समझे बात है। तो मूलभूत 2 ही चीजें तो हैं, 2 राष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में मैं कहूंगा कि वो वरदान बन सकती हैं कि आप लोगों को एक समान शिक्षा दे दीजिएगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सवाल किया, पुरानी सरकारों ने देश के अंदर एक ट्राइब प्लान और एससी प्लान का व्यवस्था किया था। उस एससी प्लान और ट्राइब सब प्लान के तहत बजट में जितना भी फाइनेंस मिनिस्टर हर साल बजट पेश करेगा, उसमें एससी और एसटी की पॉपुलेशन के हिसाब से उतना परसेंटेज बजट उसको एससी और एसटी के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट करना अनिवार्य था। संवैधानिक व्यवस्था में ही विचार, मतलब ये व्यवस्था की गई थी। इसमें 2 लाख करोड़ रुपया औसतन केंद्र सरकार के बजट में पैसा बनता था और 2 लाख करोड़ रुपया सारे राज्य सरकारों के बजट में बनता था, यानी 4 लाख करोड़ रुपया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर, उनके स्वास्थ्य पर हर साल खर्च होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर करके गए। वहीं आ रहा हूं, 4 लाख करोड़ में 400 रुपया भी उस समाज पर खर्च नहीं किया गया। 4 लाख करोड़ में 400 रुपया भी अगर खर्च नहीं करेंगे आप और उसको सड़क निर्माण में लगाएंगे, आप उसको दूसरे कार्यों में लगाएंगे, तो इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के साथ इससे बड़ा अन्याय और अनर्थ क्या हो सकता है? और ये समाज कैसे राष्ट्र की मूलधारा में आएगा? जो भी आपने कहा प्रावधान है, मैंने तो बार बार पिछले 30 साल से कह रहा हूं, जो सरकार के प्रधानमंत्री समय समय पर आते रहे, मनमोहन सिंह साहब से मेरी मुलाकात, हमारी मुलाकात हुई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उनके साथ में बराबर मुलाकात हुई, राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात, सभी को हमने ये बात रखी है कि जो एससी प्लान, ट्राइब सब प्लान का पैसा है, उससे एक काम कर दीजिए, गरीब समाज के लोगों को आप तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का बना के दे दीजिएगा। शिक्षा उनको मिल जाएगी, वो अपना भविष्य अपने आप तय कर लेंगे। लेकिन इस विषय पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्राइब प्लान का पैसा, एससी प्लान के पैसे का कोई भी उपयोग इस समाज के हितों पर आज तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एससी समाज के, एसटी समाज के आरक्षण को खत्म करने के लिए 5 आदेश जारी किए थे और उन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मानकर भारत की सरकार ने उस समय पर रिजर्वेशन को खत्म किया था। उस समय हमने रामला मैदान के अंदर पूरे देश के लाखों लोगों को दिल्ली की धरती पर बुलाया और सभी सांसदों को हमने मेरिडियन होटल के अंदर बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि आप हमारे समाज की आवाज को लोकसभा में उठाइए। अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम आपके लोकसभा क्षेत्र में जा करके और ऐसा टेम्पू लगा करके आपके पूरे क्षेत्र में आपके बारे में कहेंगे कि आपने 25% की आरक्षण जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उससे आप लोकसभा के एमपी तो बन गए, लेकिन आपने बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को बचाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की संसद को 3 दिन तक बंद किया गया सांसदों के द्वारा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक को बोलने का मौका संसद में नहीं मिला। सरकार बैकफुट पे आई, संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82 और 85, तब जाकर के इस गरीब समाज के आरक्षण को बचाने में हम सब लोग, हमारा समाज के, मैं सरकार की नौकरी में रहा करीब 37 साल
और सरकार की नौकरी के कुछ कायदे और कानून होते हैं, नियम दायरे होते हैं। एक सरकार का अधिकारी सरकार के कायदे कानून से बंधा होता है और उसके लिए एक आंदोलन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मैं सरकार की नौकरी में 37 साल रहा और मेरा जो इतिहास है वो आप अगर अपने यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। मेरा नाम अगर टाइप करेंगे केपी चौधरी तो उसमें पिछले 37 साल में जो भी कार्यशैली रही है, हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए लाखों लोगों को रामला मैदान में बुलाया। एक बार नहीं, 97, 98, 99, 2000 हमने लगातार लोगों को इकट्ठा किया। हर साल हमने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन यहाँ पर किए। हमने जहाँ पर जो राजपथ है, जहाँ 26 जनवरी की परेड के अलावा कोई प्रोसेसन नहीं निकाला जा सकता, ऐसा नियम बना हुआ है। हमने 2019 के अंदर भी, और कोविड के कारण 3 साल में बीच में 2 साल में हम नहीं कर पाए, और इस साल भी हमने भारत के राजपथ पर संविधान यात्रा निकाल करके ये सिद्ध किया कि हम अपने बाबा साहब के मिशन के प्रति समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। सरकार की नौकरी में हमें 10-10 महीने का सस्पेंशन इसलिए किया गया कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे के नारे लगाए, डॉक्टर अम्बेडकर की हमने बात की, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को हमने आगे ले जाने का काम किया। इसके एवज में हमको सरकार की नौकरी में 10-10 महीने का सस्पेंशन भी झेलना पड़ा। यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, 40 लाख लोग 2 जुलाई 1997 को जब भारत की सरकार ने पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू किया था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को वापस किया था, उस समय भारत सरकार के रोल पर 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे। आज 6 लाख के आसपास की संख्या SC/ST की बची है। 34 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो चुके हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य है, इन लोगों के पास ना खेती है, ना इनके पास में कोई कारोबार है, ना इनके पास में किसी प्रकार का कोई बिजनेस है। ये लोग तो सरकार की नौकरी के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे और वो नौकरी के अवसर अब वर्तमान सरकारों ने बिल्कुल पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। तो जो अभी आपने बात कही है, अभी हमने 25 नवंबर को संविधान दिवस मनाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और ये सभी मुद्दे जो आपने कहे हैं, वो सारे मुद्दों पर एक 15 सूत्रीय मांग हमने पूर्व राष्ट्रपति जी को दिया और उन्होंने पूरे देश के सामने कमिट किया कि इस मांग पत्र को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। गरीब है चाहे कोई भी है, देश में मैं कहूंगा कि एक IAS अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का IAS है और उससे ये कहो, आप समझे नहीं बात आप, कि भाई आप तुझसे जो कमजोर आदमी, जो गरीब आदमी है, वो उसमें भी शादी नहीं करता, ये इस देश का कड़वा सच है। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। एक तो जातिगत आधार पर भेदभाव तो इस देश में है ही, लेकिन अमीर और गरीब का भेदभाव भी इस देश के अंदर व्यापक। गरीब तबके के आदमी को, कमजोर तबके के आदमी को उठाने की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद मिला और मुझे लोकसभा में जाने का अवसर मिला, तो मैं इस टीवी चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूं देशवासियों को कि किसी 131 सांसदों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, केपी चौधरी ने 37 साल की सरकार की नौकरी में रहते हुए, सस्पेंड होते हुए हमेशा समाज की आवाज को उठाया, अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन किए, 2 बार यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस किया, 1 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया, 1 बार कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस किया। पूरे वर्ल्ड में जाकर के बाबा साहब के मिशन की आवाज को सरकार की नौकरी में रहते हुए उठाया है। और अगर मेरे जैसे व्यक्ति को लोकसभा में आने का बाबा साहब के आशीर्वाद से मौका मिलेगा, तो ये सब बातों को लोकसभा में मजबूती के साथ उठाया जाएगा और समाज को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी।